हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 17 और क्लास नंबर 70 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से जो केन्सियन ने जो हमें थ्योरी दी थी इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने की विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, वो हमने क्लास नंबर 17 पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी। और क्लास नंबर 18 में जो आगे क्लास आएगी उसमें हम केन्सियन की थ्योरी के ही अकॉर्डिंग इनकम और से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे अचीव करते हैं वो डिस्कस करेंगे। आज की जो ये क्लास है क्लास नंबर 17 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर चल रहा है आपका। आज की जो ये क्लास है वो है कि इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने की जो थ्योरी है, इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने की जो थ्योरी है या उसकी जो हम इक्विलिब्रियम लेवल की प्लानिंग करते हैं वो हमें थ्योरी किसने दी है। ये थ्योरी को हम दो पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। एक पीरियड वो जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं और एक पीरियड वो जो आपका केन्सियन थ्योरी में आता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कुछ इमेज दिखा देता हूँ और केन्सियन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ने जो हमें थ्योरी दी थी वो थ्योरी में दोनों में क्या फ़र्क था, इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं और केन्सियन थ्योरी क्या कहती है। देखिए ये इमेज है फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इन सब ने मिलकर इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में अपनी अपनी राय दी थी कि इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे अचीव किया जाता है, कैसे उसको अचीव किया जाता है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप इमेज देख लीजिए। पहले नंबर पे एडम स्मिथ है जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उसके बाद जेन बैप्टिस्ट से है, डेविड रिकार्डो है, थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज़ हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आने वाले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इक्विलिब्रियम लेवल के को कैसे अचीव किया जाता है वो बताया है। और इन सब के इन इकोनॉमिस्ट ये जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे इनके इक्विलिब्रियम लेवल के बताने के बाद इनकी थ्योरी में कमियों को देखते हुए केन्सियन ने अपनी थ्योरी अलग से बनाई। ये थे आपके फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मैनार्ड केन्स, जिनके नाम पे केन्सियन थ्योरी बनाई गई है। ठीक है, द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ स्पेशल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वाज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और इनका जो इन्होंने 1936 में फेमस बुक लिखी थी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो आज हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। ठीक है, मनी के बारे में हम पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी इन्होंने जो ये सारी जो टूल्स हैं एनालिसिस करने के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आते हैं टूल्स, ये सारे केन्सियन थ्योरी में दिए हुए हैं। तो ही शोड दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अ स्पेशल सब्जेक्ट एंड सम स्पेशल मेथड ऑफ एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग स्पेशल मेथड दिए हुए हैं, स्पेशल टूल्स दिए हुए हैं जो केन्सियन ने हमें दिए हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक थ्योरी वाज सो लार्ज दैट इट वाज कॉल्ड केन्सियन रिवोल्यूशन। तो इसकी जो थ्योरी है, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मेथड इन्होंने दिए हैं हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, किस तरीके से आउटपुट को कैसे स्टडी किया जाता है, इनकम को कैसे स्टडी किया जाता है, नेशनल इनकम को कैसे स्टडी किया जाता है। तो इसे हम केन्सियन रिवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि केन्सियन के आने के बाद बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था। बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी जो कमियां चल रही थी हमारी इकोनॉमी में कि किस तरीके से उसे इम्प्रूव किया जाए, वो केन्सियन ने हमें बताया था। केन्सियन की जो थ्योरी थी उसमें केन्सियन ने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि जो शॉर्ट रन पीरियड होता है जो जिसे हम एक साल का समय बोलते हैं, उस एक साल में आप पहले से प्लानिंग कर ले कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, आगे आने वाले साल में कितनी होगी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और उसी के हिसाब से पहले से ही प्लानिंग करें कि इतनी डिमांड होगी और इतनी हम सप्लाई करेंगे, और पहले से उसका आइडिया लेके चल लो कि हमें इस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करना है। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, लॉन्ग रन में मत जाओ। लॉन्ग रन में जितना आप सोचोगे, लॉन्ग रन की जितनी प्लानिंग करोगे, वो उसका अनसक्सेसफुल होना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो लॉन्ग रन की बात हमेशा करते थे कि लॉन्ग रन में ऐसा हो जाएगा, लॉन्ग रन में इस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा, लॉन्ग रन में इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर आ जाएगी। पहले आप प्रोडक्शन करो, डिमांड को मत देखो, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे। लेकिन केन्सियन ये बोलते थे कि एक साल की प्लानिंग करो, एक साल में आगे आने वाले एक साल में किस तरीके से क्या डिमांड रहेगी और क्या आप सप्लाई करोगे, उसको बराबर लेके चलो, और उसी के हिसाब से इनकम और एम्प्लॉयमेंट को मेज़र करते चलो कि हमें एम्प्लॉयमेंट गिरानी है या बढ़ानी है, क्या हमें क्या करना है। तो वो बेसिकली शॉर्ट रन पे बिलीव करते थे, जो केन्सियन थ्योरी बेसिकली बताई गई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। हालांकि मैंने आपको बता दिया क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना क्या था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली ये कहते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जो इनकम है ना, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, कि वो आउटपुट जिस आउटपुट को एक कंपनी आगे आने वाले एक साल में प्रोड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू द जो डिमांड हमें मिली है, जो हमने डिमांड को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने डिमांड को ऑब्जर्व किया कि एग्रीगेट डिमांड पूरी कंट्री में आगे आने वाले एक साल में
जो हाउस होल्डर फर्म सेक्टर है वो कंजम्पशन करेंगे 300 करोड़ का, ठीक है। और हमने भी प्लानिंग कर ली कि हम 300 करोड़ की गुड्स को आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये नहीं कहते थे कि 1 साल की प्लानिंग करो। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि आप प्रोडक्शन करते जाओ, प्रोडक्शन करते जाओ, प्रोडक्शन करते जाओ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते जाओ, लोगों को रोजगार देते जाओ, नौकरी पे लगाते जाओ, प्रोडक्शन करते जाओ, नौकरी पे लगाते जाओ। एक समय ऐसा आएगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद कि अपने आप जब मार्केट में सामान पहुंचेगा, प्रोडक्शन सप्लाई होगी, तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर पहुंच जाएगी और इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाएगा। तो वो लॉन्ग रन की बात करते थे और वो ये कहते थे कि अगर हमने इस थ्योरी को अपनाया, हमने सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस किया, सप्लाई पे फोकस किया और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया, एग्रीगेट डिमांड अपने आप अचीव हो जाएगी। तो वो ये कहते थे कि प्रोडक्शन को बढ़ाने से हमारी कंट्री में देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग काम करने के लिए कैपेबल हैं, लोग काम करने के लिए तैयार हैं, विलिंग है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि हमारी थ्योरी अगर मार्केट में अपनाई जाएगी तो मार्केट में कोई बेरोजगार होगा ही नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग रन अप्रोच में। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि वो लॉन्ग रन अप्रोच थी। हो सकता था कि आपने इतना सारा प्रोडक्शन मार्केट में कर दिया और इतनी डिमांड थी नहीं कि मार्केट में सामान पड़े पड़े ख़राब हो गया या सामान बिक नहीं रहा है, तो दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती जा रही है। तो वो कोई थ्योरी जो थी वो उस समय हो सकता है कि उस समय के रिसेशन या डिप्रेशन के हिसाब से वो लोग कुछ कहते होंगे, लेकिन आज के जो मॉडर्न ईरा था, जो मॉडर्न टाइम था, जो 19वीं सेंचुरी थी, उसमें केन्सियन का ये मानना था कि इक्विलिब्रियम लेवल जो इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल जो आउटपुट है, वो तभी अचीव हो पाएगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हम लेके चलेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर बराबर होगी उसी को इक्विलिब्रियम लेवल कहेंगे 1 साल के अंदर जो हम प्लानिंग करेंगे। मतलब आगे आने वाले 1 साल में जो हमारी प्लानिंग होगी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट को सप्लाई को जहाँ पर वो बराबर आएगी, जिस वैल्यू पर बराबर आएगी, समझ लीजिए वो इक्विलिब्रियम लेवल है। और वो एक परफेक्ट ऑप्टिमम लेवल है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कंज्यूमर जितनी डिमांड करेगा प्रोड्यूसर उतनी ही सप्लाई करेगा। तो प्रोड्यूसर जब उतनी ही सप्लाई करेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा। तो वो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो, जब मान लीजिए जब आपने प्लानिंग करी, मान लो कंट्री में प्लानिंग चल रही है, और जब प्लानिंग करने के बाद जब वो काम शुरू हो जाएगा, एक्शन में आना शुरू हो जाएगा, तो सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी रह सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट की और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की भी रह सकती है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल आप मेंटेन करोगे, जब आप प्लानिंग करोगे, जो इक्विलिब्रियम लेवल आएगा वही फुल एम्प्लॉयमेंट को बताएगा। नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी चला जाए और हो सकता है कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट के आगे भी चला जाए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपने प्लानिंग करी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 300 करोड़ रुपए के बराबर है। 300 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड है और 300 करोड़ की एग्रीगेट सप्लाई है। मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो रियलिटी में जब सिचुएशन हमारे सामने आई, जब कंट्री में माल बनना शुरू हुआ, तो पता लगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो 220 करोड़ की रह गई और हमने प्लानिंग कर रखी थी 300 करोड़ की माल सप्लाई करने की, लेकिन डिमांड उतनी है नहीं। तो उससे होगा क्या कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब हमें क्या करना होगा, अपनी सप्लाई को रोककर सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के बराबर 220 करोड़ पे लाना होगा। लेकिन जब हम अपनी सप्लाई को गिरा कर 220 करोड़ पे लाएंगे तो जो 80 करोड़ का माल हमने प्लानिंग करी है तैयार करने की, उसके लिए जो हमने एम्प्लॉयमेंट सोचा था, तो एम्प्लॉयमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो हमें एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जब हम हमारे कंट्री में डिमांड ही नहीं होगी, कंजम्पशन ही नहीं होगा, तो ऑलरेडी जो हमने प्लान किया हुआ है आउटपुट, जो हमने प्लान किया होगा आउटपुट 300 करोड़ का प्लान किया है, 200 करोड़ की रियलिटी में 220 करोड़ की रियलिटी में डिमांड है। तो उससे होगा क्या कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कह लो या अंडर एम्प्लॉयमेंट कह लो। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो हमने प्लानिंग करी है, उस जो एम्प्लॉयमेंट की जो हमने प्लानिंग कर रखी होगी आउटपुट के हिसाब से, वो प्लानिंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट हमने सोची है कि हम 60 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, तो वो रोज़गार गिर जाएगा। फिर उसके बाद ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कई लोग इसको ओवर फुल इक्विलिब्रियम लेवल को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन इसको कुछ सेंस में ये अच्छा होता है, लेकिन कुछ सेंस में ये बहुत ख़राब माना जाता है। कैसे, मान लीजिए कि 300 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमने प्लान की कि 300 करोड़ का लोगों ने डिमांड किया हुआ है, 300 करोड़ की फर्म सप्लाई करेगा गुड्स की। अब मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड 400 करोड़ पे पहुंच गई, तो आपको भी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई रियलिटी में बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब प्लानिंग चल रही थी ना एग्रीगेट सप्लाई की, गुड्स बनाने की, प्रोडक्शन करने की, तो उसके अकॉर्डिंग सारा एम्प्लॉयमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी रिसोर्सेज पहले से तैयार हो चुके थे। अब उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल था। अब जो भी उसमें बदलाव लाया जाएगा या जो भी उसमें चेंजेस लाए जाएंगे, उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा, कंज्यूमर को। क्योंकि अचानक से जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी
और जो हमने प्लानिंग कर रखी है वो हमारी प्लानिंग फेल हो गई, तो उस प्लानिंग जो हमारी एग्रीगेट डिमांड रियलिटी में चल रही है उसके बराबर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हायर करना पड़ेगा, इमरजेंसी में रॉ मटेरियल इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब पहले के मुकाबले महंगी पड़ेंगी जो हम एडिशनल एग्रीगेट सप्लाई अब प्लान करेंगे, जो एग्रीगेट सप्लाई को अब हम बढ़ाएंगे एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इट सिग्निफाइज दैट प्लांट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लांट आउटपुट। हमें तो क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई हमारी जो 300 करोड़ है और एग्रीगेट डिमांड 400 करोड़ पे पहुंच गई है एक्चुअल में, तो हमें भी एग्रीगेट सप्लाई को 400 करोड़ पे लाना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या कि इट सिग्निफाइज दैट प्लांट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लांट आउटपुट एट अ लेवल हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारा 300 करोड़ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई थी, वहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट था जो हमने प्लान किया हुआ था, अब हमें उससे और ऊपर जाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। अब देखो, और एम्प्लॉयज़ जब आप हायर करोगे एक्सट्रीम कंडीशन में, इमरजेंसी में आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ेगी, आपको उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो ज़्यादा पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उस कॉस्ट के ज़्यादा उठाने से जो कंपनी प्रोडक्शन करेगी, कॉस्ट बियर करेगी, उस कॉस्ट का असर किस पे पड़ेगा, कंजम्पशन पड़ेगा, कंज्यूमर पड़ेगा। तो वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन जाएगी। हाउएवर मैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंडर में बता रहा हूँ आपको। हाउएवर इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि अब रियलिटी में अगर हम बात करें कि एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गई है और हमें अपनी एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के बराबर लाना है, तो हम ये सिर्फ सोच सकते हैं बराबर लाने के लिए, लेकिन रियलिटी में वो बराबर पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। सो एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब यह है कि जो हमने इक्विलिब्रियम लेवल अचीव किया था, इक्विलिब्रियम लेवल प्लान किया था, अगर उससे एग्रीगेट डिमांड आगे चली जाती है, बढ़ जाती है, तो कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। ऐसा केन्सियन थ्योरी का मानना था कि इक्विलिब्रियम लेवल कहीं भी अचीव हो सकता है। वो हो सकता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट हमने प्लान किया है उस पर भी इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है इक्विलिब्रियम लेवल जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और ऊपर भी जा सकता है इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होगा। इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ऊपर भी जा सकता है। जब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जाएगा अगर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, तो वो कहलाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई विच क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और अगर हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो इक्विलिब्रियम लेवल है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, अगर उससे नीचे अगर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड जाती है, एग्रीगेट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट जाती है, ठीक है, तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो वो भी एक नुकसानदायक चीज़ है। उससे क्या होगा, कंट्री में जो हमने प्लान किया था एम्प्लॉयमेंट का वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब एक कुछ डायग्राम की हेल्प से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपको डायग्राम दिए हैं और ये डायग्राम ऑलरेडी क्लास नंबर 17 में डिस्कस कर चुके थे। तो ये देखिए, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने प्लान किया था वो ई पॉइंट था। ई पॉइंट हमारा प्लान था कि ई पॉइंट पे जो हमारा एम से लेकर ई पॉइंट और ओ से लेकर वाई पॉइंट जो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, वो फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल था, जिस लेवल पर हमने डिसाइड कर लिया था कि इतनी एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को देंगे, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, जो प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड था वो गिर के एफ पॉइंट पे आ गया और जो आउटपुट था वो वाई से गिर के वाई वन पे आ गया। तो जब आउटपुट हमने गिराया होगा नीचे वाई से वाई वन पे, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट हमने डिक्रीज़ किया होगा। तो कंट्री अपने इक्विलिब्रियम लेवल तो हमने अचीव कर लिया एफ पे, तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अब पहुंच गया ओ से N1 और F से Y1। तो ये हमारा F जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम लेवल हमने अचीव कर लिया। लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आने के बाद नुकसान क्या हुआ कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होना शुरू हो गया हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ये है आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट जो आपका डायग्राम नंबर 4 है। इसमें क्या हुआ कि हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ग्रेटर हो गई, हमारी डिमांड बढ़ गई, हमारा कंजम्पशन जो हमने प्लान किया था कंट्री में वो उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो उससे होगा क्या, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ऊपर चला गया, ई से एफ पे चला गया ऊपर की तरफ, और जो आपका आउटपुट था वो आपको बढ़ाना पड़ गया वाई से Y2 तक। तो इक्विलिब्रियम लेवल अब ई की जगह एफ पे आ गया और वाई से Y2 आउटपुट जो है आपका वो बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। लेकिन रियलिटी में ये बढ़ेगा नहीं, हाँ कोशिश ज़रूर की जाएगी लेकिन रियलिटी में बढ़ेगा नहीं, क्योंकि रियलिटी में जो प्लानिंग हम कर चुके हैं हमें उसी पे काम करना पड़ेगा। और जो फर्म है वो कोशिश करेगी लेकिन उसकी कोशिश हो नहीं पाएगी, जिससे कंट्री में क्या है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट होगी ही होगी। तो इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, कंट्री में कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे सामने आए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए, प्रोडक्शन में पैसा लगाए, जिससे कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हमारी एग्रीगेट डिमांड कहीं भी अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो गवर्नमेंट उसमें अपना आगे आके स्टेप लेके
एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर प्राइवेट फर्म कोशिश करेंगी तो उनसे वो कोशिश हो नहीं पाएगी, क्योंकि प्राइवेट फर्म हमेशा जो प्लानिंग करती है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहे, इसमें प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट का आपस में मिलकर कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर प्राइवेट फर्म अकेले इक्विलिब्रियम लेवल से अगर ऊपर नीचे अगर बात जाती है, एग्रीगेट डिमांड गिरती है या बढ़ती है, तो उसको संभालना प्राइवेट फर्म के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट फर्म एक बार जो प्लानिंग कर लेती है उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम लेवल को जो बताया गया है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और केन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.